सबसे पहले तो थोड़ा एक जानकारी बड़ी विशेष है और बड़ी आकर्षित करने वाली जानकारी जो मेरे समक्ष आई थी लगभग 2-2.5 महीने पहले, वो सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। खास तौर पे पूनम बहन को ये पसंद आएगी। सर, ये एक धारणा है कि स्टार्टअप है तो दिल्ली में होगी, बेंगलोर में होगी, पुणे में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद। स्वाभाविक रूप से ये दिखती है, ये बड़ी होती हैं। जैसे ही कोई गांव या छोटी जगह से भी स्टार्टअप बनाता है तो उसकी इच्छा रहती है कि मैं बड़े शहर में जाऊं जिससे मैं तेज गति से प्रगति कर सकूं। सर, लगभग 3 महीने पहले मुझे पाटन जाने का मौका मिला। पाटन एक दूर दराज का इलाका है, काफ़ी वर्षों से वहाँ पे किसानी क्षेत्र में, खेडूतों में काम हुआ है। वहाँ सर एक स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्शन में एक युवा ने पाटन के साथ प्रदेश का नाम भी बताओ। पाटन, बहुत सारे पाटन हैं। पाटन जो गुजरात में है, जहाँ की हमारी दर्शना बहन बैठी है, पटोला साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और एक एक पटोला साड़ी के लिए मुझे लगता है महिलाएं काफी उत्साहित रहती हैं उसको लेने के लिए। पाटन गुजरात में एक युवा लड़की ने अपने जानकारी दी और धन्यवाद किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि सरकारी स्कीम से उनको शुरुआत में पैसा मिला जब कोई उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता था, और उस थोड़ी सपोर्ट के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया। और अध्यक्ष जी वो मेटावर्स में काम कर रहे हैं और मैं तो हैरान हो गया कि पाटन के छोटे गांव में, छोटे शहर में एक व्यक्ति को मेटावर्स की जानकारी है जो शायद मुंबई दिल्ली के 99% युवा युवतियों को नहीं होगी। और 500 लोगों को, 500 युवा युवतियों को वो वहां पे नौकरी देता है, काम देता है और मेटावर्स में अपने आप को उन्होंने एक प्रसिद्ध भूमिका से काम किया है। तो टियर 2, टियर 3 सिटीज में आज बहुत संभावना है और मेरा मानना है कि आगे चल के और ज्यादा गांव-गांव तक ये विषय बढ़ रहा है। आज की युवा शक्ति नए स्वरूप से सोचती है। पीछे बनारस में जो उत्तर प्रदेश में है, काशी में भी मेरा स्टार्टअप के साथ जब इंटरेक्शन हुआ उसमें भी जो उत्साह देखने को मिला, काशी के आसपास के इलाकों से वहां पे युवा युवती इकट्ठे हुए थे। एक तो कोई युवती प्लेन में ही जा रही थी काशी, उनको पता भी नहीं था स्टार्टअप इंटरेक्शन का, फिर शायद वहां पहुंच के मालूम पड़ा होगा तो वो भी पहुंची, उन्होंने अपनी भी बताई। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की क्षमता बहुत छोटे शहरों तक, गांव तक पहुंच रही है। स्टार्टअप स्कीम आपने जवाब में देखा होगा मनीष जी, कितने सारे काम हुए हैं 2016 के बाद। हाँ, ये बात सही है कि आप स्टार्टअप बोल रहे थे, वैसे आप कहना चाह रहे थे यूनिकॉर्न कि भारत में। हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए अब 107 से अधिक यूनिकॉर्न हो गए। 85 आपका आंकड़ा बहुत पुराना है, लेकिन अगर यूएस में 704 है या चाइना में जो भी आपने आंकड़ा बताया, उसके पीछे फिर आप थोड़ी गंभीरता से अपने अंतर्गृह में देखें तो आपको विचार करना पड़ेगा कि यूएसए ने कब शुरू किया था एक कार्यक्रम और हमारी सरकारों ने जो इतने सालों से अलग अलग सरकारें चली है उन्होंने क्यों नहीं शुरू किया हमारे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना। क्यों ये काम भी आपने मोदी जी के लिए छोड़ के रखा था कि मोदी जी आएंगे फिर स्टार्टअप्स की दुनिया को प्रोत्साहन देंगे और फिर जाके एक इतनी तेज गति से स्टार्टअप्स देश में तैयार होंगे और देश में प्रगति करेंगे। इन्होंने कुछ नाम भी लिए, मैं भी लंबी सूची सुना सकता हूं कैसे हमारे एक एक स्टार्टअप, कोई उड़ीसा से आता है और एक स्टार्टअप शुरू करता है और आज विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, डिजिटलाइजेशन में बड़ा नाम कमाता है। कोई केरल से आता है और एजुकेशन के क्षेत्र में नाम कमाता है। कोई यूपी से स्टार्टअप शुरू करता है। तो मेरा मानना है देश विदेश में आज भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के गुणगान गाए जा रहे हैं। हमने सबने उसका आनंद लेना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमने सबने ये आनंद लेना चाहिए कि इतनी सारी स्कीम्स, अध्यक्ष महोदय, इतनी सारी स्कीम्स तो शायद यूएस और चाइना में भी नहीं है जितनी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में शुरू हुई है। और मैं समझता हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कंप्लायंस बर्डन कम करना हो, अलग अलग विषयों पे
अलग अलग विषयों पे जो इतने सारे काम हुए, स्वाभाविक रूप से जो मनीष जी की चिंता है कि बड़े रूप में हम स्टार्टअप्स को कैसे प्रोत्साहन देंगे, मैं समझता हूँ इस जवाब में इतनी सारी जानकारियां हैं जो आपको खुशी देगी कि भारत में स्टार्टअप्स का भविष्य बड़ा उज्जवल है। श्री श्रीकांत शिंदे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बैठ जाइए। श्रीकांत शिंदे, आप पूछिए। आज जैसे मंत्री जी ने कहा कि आज देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, मैं सरकार को उसके लिए बधाई देता हूं। हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार द्वारा दी जा रहे बेनिफिट जैसे टैक्सेशन का लाभ जो है हर एक स्टार्टअप को नहीं मिल पा रहा। इसका प्रमुख कारण है कि कोई भी लाभ लेने के लिए सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मैंडेटरी है। मंत्रालय द्वारा 2016 से अभी तक बहुत सारे स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं, वो कितने हुए हैं और इनमें से कितनों को IMB सर्टिफिकेशन दिया गया है? क्या सरकार द्वारा स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए IMB सर्टिफिकेशन को और सरल बनाने हेतु प्रावधान करेगी क्या? क्योंकि IMB सर्टिफिकेशन का जो प्रावधान है वो मैंडेटरी है और बहुत सारी दिक्कतें जो है स्टार्टअप्स को आ रही है, तो इसको सरल बनाने की बहुत जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 84,000 स्टार्टअप्स हैं वो भी DPIIT में रजिस्टर्ड है हमारे मंत्रालय में, लेकिन जो इनकम टैक्स की सुविधाएं हैं और कुछ और विशेष सुविधाएं स्टार्टअप्स को दी जाती हैं, उसमें हमें थोड़ी गहराई से देखना पड़ता है कि कोई मिसयूज ना करे। इसके कारण ये एक इंटर मिनिस्टरियल कमेटी बैठ के स्टार्टअप्स को रजिस्टर करती है, उनसे जानकारियां लेती है कि वास्तव में वो कोई नया इनोवेशन लेके आए हो, कोई नया R&D लेके आए हो जिससे देश को, देश की जनता को लाभ मिले। इसलिए वो प्रक्रिया रखी गई है। माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है कि इसको और सरल बनाने के लिए भी कोशिश की जाए, लेकिन सरलता के साथ साथ कोई मिसयूज ना हो, इसको भी एक बैलेंस करके हम आगे चल रहे हैं। श्री जयदेव गल्ला जी। Thank you, sir, for giving me this opportunity to ask a supplementary. Sir, the Honorable Minister is correct that startups have gone up from just 450 in 2016 to 84,000 now. But, sir, it's a known fact globally, not only in India, that about 90% of startups fail, and 10% actually fail in the first year itself. I'm not going to go into the reasons because there are many challenges such as lack of innovation, lack of funds, focus, leadership gaps, failure of business model, and so on. But in spite of all this, I compliment the Honorable Minister for the Indian startup ecosystem is now the third largest in the world. But, sir, looking at the failure overpowering success rate in startups, I feel incubators really play an important role in addressing various issues, be it mentoring, training, seed funding, leadership gaps, or other things. I'm glad that incubation is one of the 19 action items of the action plan prepared by the government. Coming to my question, sir, looking at the failure rate of startups, can we assume that the action that needs to be taken as a part of the incubation process is not really up to the mark? And if so, I would like to know from the Honorable Minister, how is he planning for a better startup incubator collaborative program between public and private entities? I think Honorable Member has raised a very important point, Speaker, sir. Very clearly, startups are prone to failure. There's a very high probability. Though I must say, the success rate of startups in India is relatively higher than the rest of the world. And I must compliment our young entrepreneurs and innovators for the wonderful work that they are doing. But I do agree with him that there will be many startups, many ideas which will not succeed. There may be some lack of clarity, some lack of a effective solution which can impact people's lives or make businesses easier. In fact, we should celebrate failure. If somebody fails, he should be encouraged to start again, start up again, stand up again and start again. And that's the whole idea of Startup India. It does not go after somebody whom we have given support or funding or money, either through SIDBI or through our other various programs and initiatives, through whom we have supported through the incubation centers or the Atal Tinkering Labs. All of these support measures
are designed in a way to recognize that if a person fails, we must appreciate that he has tried at least. He has made an effort to do something on his own to be an entrepreneur. As regards the incubation ecosystem, I think we've been quite successful in expanding that ecosystem through the length and breadth of the country. Hundreds of incubators today are maturing. They are providing newer and newer facilities, test beds, equipment, machineries to help our startups experiment. I'll give a couple of examples just for the honorable members to reflect upon. And I would urge all the honorable members through you, sir, to think in terms of starting incubation centers in each one of your districts or your constituencies also. Sir, an incubation center in IIT Madras is doing such phenomenal work that in a short span of time, they've created a value which is in excess of 30,000 crores for the startups that have been incubated by that IIT incubation center alone. And today they've built 12 lakh square feet of area in which some of the most modern equipment they have provided. And Honorable Speaker, sir, you'll be happy to know that very soon, India's very own commercial scale spacecraft, indigenously designed and manufactured in India, is going to come out of IIT Madras, designed and developed by Indian young boys and girls. Similarly, in Gujarat, we have iHub. It's a remarkable incubation center which covers about 52 universities. And I had an interaction with some of the youngsters and middle-aged. Everybody's now looking at the startup ecosystem. They're really coming out with very good ideas. The Gujarat government is giving them significant support in addition to what the central government is doing. And I would urge all the honorable members to take advantage of these various schemes. When this answer came to me, sir, it was so long. I said, are you sure you want to give all this? But my team felt that it will be good for all the honorable members and it will generate confidence in our youth that the government is committed to supporting them. क्वेश्चन नंबर 104 माननीय सदस्य अधीर रंजन जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 104 पर रखा गया। एक मिनट विराजें। माननीय सदस्य, आप यहाँ सदन में कांग्रेस दल के नेता हैं, आप कोई प्रश्न पूछना मुझसे प्रश्न पूछना होता, आप मुझसे कहते हैं कि प्रश्न पूछना मैं अलाउ करता आपको, पर बीच में आप क्यों? आपको मैंने कभी मना किया? आप पूछते कि मैं प्रश्न पूछने तो मैं अलाउ करता। आप हर वक्त कहते हैं कि आपने जवाब दिया था, ये बोलते जाते और तो क्वेश्चन है पीछे। क्वेश्चन नंबर 104 Honorable Speaker,